जय गुरु गोरक्षनाथ। दोस्तों, मैं आपका साहिल गुजर आपके समक्ष फिर से हाजिर हूं एक बेहतरीन टॉपिक, एक बेहतरीन प्रकरण लेकर के। और एक ऐसा उम्दा प्रकरण जो अमूमन पूछा जाता है ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर, जो कि आपके ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है, सभी ग्रेड के पाठ्यक्रम में अमूमन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय अंगड़ाई ले रहा है। सर, कौन सा टॉपिक? भट्ट नायक का साधारणीकरण सिद्धांत। आप इसे साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे दोस्तों। इससे स्पेशल कुछ हो ही नहीं सकता। नाम इसका क्या है? साधारणीकरण। ये एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ साधारण से नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो कि पाठक, श्रोता अथवा दर्शक में होती है, ऑडियंस में होती है। एक इस अल्फाज में कहना चाहूं तो दोस्तों किस में होती है? ऑडियंस में होती है। अगर हिंदी में बातचीत करना चाहूं तो संयुक्त रूप से ऑडियंस को कहा जाता है प्रेक्षक, राइट। और बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत दिया किसने? भट्ट नायक ने। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, बेकार से बेगार भली। सर समझे नहीं? कोई व्यक्ति कोई काम करने जा रहा है, आपका वो काम नहीं है, आप खाली बैठे साथ जाइएगा, आपको ज्ञान होगा। जब कभी वो काम आपका होगा तो आपको उसमें निश्चित तौर पर लाभ होगा, क्योंकि जैसा उसने किया है, जहां से उसने खरीदा है, जिस रेट में उसने खरीदा है, वो आपको पता चलेगा, राइट। इसीलिए तो कहा जाता है कि बेकार से बेगार भली। दोस्तों, हाँ सर क्या कहना चाहते हो? सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे भट्ट नायक। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे कौन? भट्ट नायक। 4 समर्थ व्याख्याताओं में भट्ट नायक भी शामिल हैं। निष्पत्ति शब्द को लेकर आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे कौन? भट्ट नायक। तब एक नवीन सिद्धांत इजाद कर बैठे, कौन सा? साधारणीकरण। सर कैसे कर बैठे? जब उन्होंने ये कहा कि निष्पत्ति के लिए पाठक का सहृदय होना जरूरी है। पाठक का क्या होना जरूरी है? सहृदय होना जरूरी है। सेंसिटिव हार्ट, संवेदनशील होना जरूरी है। किसका? प्रेक्षक, पाठक अथवा दर्शक का। तो दोस्तों, भट्ट नायक का जो साधारणीकरण सिद्धांत है, ये सहृदय की आधारशिला पर खड़ा है। किसकी आधारशिला पर खड़ा है? सहृदय की आधारशिला, यानी आधार रूपी शिला पर खड़ा है। कर्मधारय समास है, आधार रूपी शिला। दोस्तों, हाँ सर, जब उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अमूमन पूछा जाता है कि किस समास में उपमेय व उपमान का प्रयोग होता है, तो उसका सही उत्तर होता है कर्मधारय। भट्ट नायक का जो साधारणीकरण सिद्धांत है वो किस पर विराजमान है? सहृदय रूपी आधारशिला पर, यानी सेंसिटिव ऑडियंस, संवेदनशील प्रेक्षक पर आधारित है। यह सिद्धांत वो अचानक इजाद कर बैठे। और आज तो हाल ये है मेरे दोस्तों कि साधारणीकरण आलोचना का एक प्रकार बन बैठा है। ए काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का एक प्रकार बन बैठा है। ए काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। आलोचना के बहुत सारे प्रकार, जैसे मार्क्सवादी आलोचना में कोई भी आलोचक किसी कृति में मार्क्सवाद ढूंढता है, राइट सर। मूल्यवादी आलोचक किसी भी कृति में उसका मूल्य यानी उसकी उपयोगिता ढूंढता है। रसवादी आलोचक किसी कृति में रस ढूंढता है। अलंकारवादी आलोचक किसी कृति में अलंकार ढूंढता है। उसी प्रकार साधारणीकरण देखने वाला आलोचक किसी कृति में कौन से तत्व को ढूंढता है? साधारणीकरण को, राइट दोस्तों। इस साधारणीकरण सिद्धांत का दृष्टांत है जो कि मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, क्योंकि यह अचानक इजाद हुआ। कई मर्तबा ये होता है कि आप कोई चीज बना तो कुछ और रहे थे और बन गया कुछ और वो कभी कभी इतना सुंदर और इतना अच्छा बन जाता है कि जिसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी, राइट सर, राइट दोस्तों। हाँ सर, ये इस अवधारणा पर टिका है। इसका दृष्टांत दे रहा हूं कि एक जमाने में टेलर यानी दर्जी कपड़े सिलते थे, रात को भी सिलते थे। विवाह शादी में उनको ऊंट बैलगाड़ी पर बिठा के भी लाते थे, वो रात को भी कपड़े सिलते थे।
हर दर्जी के पास एक गंदा कपड़ा होता है जिससे वो अपनी मशीन रोजाना साफ करता है। उसमें तेल वगैरह लग जाता है, वो बिल्कुल खराब सा और काला सा कपड़ा हो जाता है। उस जमाने में चिमनी का चानना या फिर लालटेन का चानना या दीपक का प्रकाश हुआ करता था, और चिमनी में या लालटेन में केरोसिन तेल का प्रयोग होता था। कपड़े सीलते सीलते उस रात को जब कपड़े सील रहा था, चिमनी गिर गई, गिरते ही उसमें केरोसिन बाहर आ गया और केरोसिन फैल गया, और उसके पास जो गंदा कपड़ा था उसी से साफ करेगा? हाँ सर, उस गंदे कपड़े से उसने उसको साफ कर दिया। वो इतना गंदा कपड़ा था कि उस पर 50 साबुन प्रयोगित कर दिए जाएं, डिटर्जेंट प्रयोगित कर दिए जाएं तो वो कपड़ा फट सकता था, लेकिन चूंकि वो पूरी तरह से साफ नहीं हो सकता था। उस टेलर ने उस कपड़े से उसको साफ किया और बाहर टांग दिया, कहीं भी सुखा दिया। सुबह क्या देखता है टेलर कि वो कपड़ा बिल्कुल साफ और स्वच्छ था, ऐसा जैसे किसी शोरूम, ऐसा जैसे किसी दुकान से अपन लेके आए हो, बिल्कुल साफ हो गया। राइट? तो अचानक किस तथ्य का, किस नियम का इजाद हो गया? ड्राई क्लीन का अचानक आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया दोस्तों? अचानक ड्राई क्लीन का आविष्कार हो गया। राइट? अचानक हुआ। किसका? ड्राई क्लीन का। और बाद में लोगों को ये पता चला कि गंदे कपड़े जिन पर साबुन प्रयोगित नहीं कर सकते, ऐसे कपड़ों को साफ करने के लिए केरोसिन अथवा पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है साफ करने के लिए, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ड्राई क्लीन। ड्राई का मतलब उसको पानी में भिगोते नहीं है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ड्राई क्लीन। तो एक नवीन सिद्धांत इजाद हो गया। कौन सा? ड्राई क्लीन। ठीक उसी प्रकार जब भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे, कौन? भट्ट नायक। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति बताया और इनका दार्शनिक आधार भुक्तिवाद। तब एक नवीन बात इन्होंने कही, और वो नवीन बात इतनी बड़ी हो गई कि अपने आप में एक सिद्धांत बन बैठा आज आलोचना का। राइट? राइट सर। सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते समय भट्ट नायक एक नवीन सिद्धांत इजाद कर बैठे, अख्तियार कर बैठे, जिसे आलोचकों ने साधारणीकरण कहा है। और साधारणीकरण आज के युग में आलोचना का एक प्रकार, एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म बन बैठा है। आज मेरे जैसे बहुत सारे आलोचक बखूबी से किसी रचना में, किसी कृति में इस तत्व की तलाश भी करते हैं। कौन से तत्व की तलाश भी करते हैं? साधारणीकरण की, कि अमुक काव्य संग्रह में, अमुक गीत में, अमुक कविता में कितना साधारणीकरण हुआ है। अगर रचना में जितना अधिक साधारणीकरण होगा, वो रचना उतनी अधिक कालजयी होगी। अमूमन कुछ गीत इसलिए ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि उनमें साधारणीकरण होता है, और जिस काव्य रचना में साधारणीकरण होता है वो रचना कालजयी बन जाती है। उसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, युग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका रस कभी धुंधला नहीं पड़ता, उसके बिंब भी कभी धुंधले नहीं पड़ते। इसीलिए तो ऐसे ऐसे गीत आज प्रचलन में हैं जो आज से 50 साल पहले गाए जाते थे, आज भी उसी शिद्दत के साथ गाए जाते हैं। कारण उनमें कौन सा तत्व की अधिकता है? साधारणीकरण की अधिकता है। सर, हाँ सर, ये साधारणीकरण क्या है? एक डेफिनेशन के तौर पर बताइएगा, सुनिएगा। कवि, एक सेंसिटिव कवि, कवि जितना अधिक संवेदनशील होगा उसमें उतनी अधिक प्रक्रिया होगी साधारणीकरण की। एक संवेदनशील कवि अपनी संवेदन शक्ति के सहारे जनता के दुख और दर्द को आयात कर लेता है, और उसमें अपना दुख और दर्द मिलाकर कविता के रूप में निर्यात करता है, और तब लोगों को ऐसा लगता है कि इस गीत में मेरा ही दर्द है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि इस गीत में उनका ही दर्द है, उनकी ही बात है, उनकी ही अवधारणा है। और जब प्रेक्षक को ऐसा लगने लगे और अधिसंख्य प्रेक्षकों को ऐसा लगने लगे, यकीनन उस गीत में, उस काव्य रचना में क्या है? साधारणीकरण है। फिर से सुनिएगा, एक संवेदनशील कवि, एक सेंसिटिव पावर वाला कवि अपनी संवेदन शक्ति के सहारे जनता के दुख और दर्द को आयात कर लेता है, बिना टोल टैक्स के दुख और दर्द को इंपोर्ट करता है, और कविता के रूप में या गीत के रूप में उसको जब एक्सपोर्ट करता है, और तब लोगों को ऐसा लगता है कि ये गीत तो मेरे लिए लिखा, लड़की को लगता है मेरे लिए लिखा, लड़के को ऐसा लगे वो मेरे लिए लिखा, सबको ऐसा लगता है। यकीनन मानिए उस रचना में क्या प्रयोगित, कौन से तत्व का आधिक्य हुआ है? साधारणीकरण का। राइट नाउ? राइट सर। मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर। आगे बढ़ते हैं, इसी तथ्य को और रेखांकित करेंगे। गद्य या पद्य में वर्णित भाव, गद्य में सर्वोच्च इस रूप में नाटक होता है। गद्य या पद्य में वर्णित भाव पाठक की चेतना में कितनी गहराई से उतर पाते हैं,
गाना सुना ना, मेरे दिल में उतर के देखो ना, राइट। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, वही बात यहाँ पर है। गद्य या पद्य में वर्णित भाव पाठक की चेतना में कितनी गहराई के साथ उतर पाते हैं। श्रोता, सुनने वाला, प्रेक्षक, ऑडियंस का मन उनसे कितना प्रभावित होता है, इसका निर्धारण केवल और केवल एक तत्व से होता है, दैट इज कॉल्ड साधारणीकरण। साधारणीकरण के प्रयोगित होने पर, जिस रचना में इंप्लीमेंट हो जाए, जिस कवि में ये ताकत हो कि साधारणीकरण के प्रयोगित होने पर रचना ने रहकर एक कालजयी कृति बन जाती है और वो युगों का उल्लंघन कर जाती है। युगों का क्या कर जाती है? उल्लंघन, भौगोलिक सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है। और उस कविता को 100 साल बाद, उस गीत को 1000 साल बाद भी उसी शिद्दत, उसी तसब्बुर, उसी पैसेंस और उसी गहराई के साथ सुना जाता है। यकीनन दोस्तों उसमें क्या है? साधारणीकरण। और ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? कालजयी। सुनिएगा किसको? जयशंकर प्रसाद को, जिसमें कामायनी में क्या लिखते हैं? पहला असियार सुनिएगा आप। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था परलय परवाह। एक पुरुष कम ही रोता है, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था परलय परवाह। वो एक पुरुष कौन था? मनु। यानी पुरुष जब रोता है यकीनन कोई बहुत बड़ी घटना होती है। और यहां पर उसने पुरुष को, जिसमें पौरुष है, उसको रोते हुए दिखाया है अपनी रचना में। और सुनिएगा आगे, जब सरदा आकर निवेदन करती है मनु से, तो मनु उसकी हर बात को नजरअंदाज कर देते हैं, टॉलरेट कर देते हैं। तो लास्ट में कहती है कौन? सरदा क्या कहती है? हार बैठे जीवन का दाव, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर वीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर वीर। और जब ये पंक्तियां कहती है तो खड़े होते हैं कौन? मनु। तो दोस्तों 1935 में, 1935 में जो कृति उन्होंने रची, आज भी वो उतनी शिद्दत के साथ पढ़ी जाती है। तब खड़े हुए कौन? मनु। और ये पंक्तियां, इनका पलवन करवाया जाता है, पता नहीं इन पर क्या क्या करवाया जाता है। ये पंक्तियां कैसी हो गई दोस्तों? कालजयी, क्योंकि इसमें साधारणीकरण है। हर पुरुष, हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ संकट आते हैं, और तभी तो कहा हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर वीर। प्रेरणा देती है कौन? सरदा। इसीलिए तो नारी को प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। राइट दोस्तों? हाँ सर। 1970 के दशक में भी ये गीत उतनी शिद्दत के साथ सुना जाता था। समझने वाले समझ सकते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये कालजयी पंक्तियां हैं, इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं। ऐरा गहरा साहित्य में आ ही नहीं सकता, साहित्य को समझ ही नहीं सकता। साहित्य एक समझ का विषय है। राइट दोस्तों? तो कुछ गीत ऐसे होते हैं जो क्या बन जाते हैं? कालजयी। यकीनन उसमें कौन से तत्व का आधिक्य है? उसमें साधारणीकरण नामक तत्व का आधिक्य है। और इस साधारणीकरण सिद्धांत को इजाद करने वाले कौन दोस्तों? भट्टनायक। और ये सिद्धांत कब इजाद हुआ? जब वो भरत मुनि के रस उत्तर में निष्पत्ति शब्द की व्याख्या कर रहे थे। राइट दोस्तों? राइट सर। कुछ ऐसे हसियार जो जीवन में हमेशा प्रचलित रहते हैं। राइट? जैसा कि डॉक्टर दुष्यंत कुमार कहते हैं कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पांव जमाए रखना। कौन कहता है मेरे यारो छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। तो ये डॉक्टर दुष्यंत कुमार जो कि गजल सम्राट हैं, उनकी ये पंक्तियां कालजयी हो गई और प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर दिखाई देती हैं। राइट? कारण उसमें कौन सा तत्व अधिक है? साधारणीकरण का प्रयोग अधिक हुआ है। राइट? गद्य या पद्य में वर्णित भाव पाठक की चेतना में कितनी गहराई से उतर पाते हैं या श्रोता का मन उनसे कितना प्रभावित होता है, इसका निर्धारण साधारणीकरण से होता है। साधारणीकरण के प्रयोगित होने पर रचना ने रहकर एक कालजयी कृति बन जाती है। कालजयी क्या बन जाती है? कृति। कृति शब्द पर गौर करेंगे, ये बिल्कुल सटीक और सही लिखा हुआ है। इस कृति का मतलब रचना होता है दोस्तों। गाना आपने सुना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मैं और भी बातचीत करूंगा। अच्छा, कई लड़के क्या समझते हैं लड़की को देखकर कि इसका बाप कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दोस्तों वो उसका बाप नहीं है, गाने के भाव को समझेंगे।
जिसकी रचना कौन है? प्रकृति। वो कितना सुंदर होगा। वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो परम तत्व है, वो सुपर नेचुरल पावर कौन है? ईश्वर है, जो कि परमेष्टि मंडल में वास करता है, जहां चंद्र और सूर्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसा सरहप्पा ने भी लिखा है कि जह मन पवन नहीं संचरई, जह मन पवन नहीं संचरई, जहां मन भी नहीं जा सकता। रवि शशि ना है प्रवेश, जहां रवि और शशि का प्रवेश भी नहीं हो सकता। तह वटचित विश्राम करूं, सरहे कहे उवेश। सरहे का मतलब सरहप्पा है दोस्तों। यहां पर क्या है? सरहप्पा, जिसे हिंदी का पहला कवि माना गया। और सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने का गौरव है राहुल सांकरतैन को। युग परिवर्तक, युग चिंतक, युग नियमन की शक्ति रखने वाले, अखंड प्रभामय, तात्विक आलोचक और हमेशा यात्रा में रहने वाले राहुल सांकरतैन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया। राइट सर। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने का गौरव है राहुल सांकरतैन को। राइट सर। बंदा नवाज से काफी प्रभावित रहे कौन? राहुल सांकरतैन। क्योंकि बंदा नवाज का एक शेर है कि सैर कर दुनिया की फिर ये जिंदगानी कहां, कि सैर कर दुनिया की फिर ये जिंदगानी कहां, रही ये जिंदगानी तो फिर ये जवानी कहां। ये किसका शेर है? बंदा नवाज का शेर है। और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ये बंदा नवाज नाम का जो कवि है, इससे प्रभावित थे कौन? राहुल सांकरतैन प्रभावित थे। बेहतरीन कवि है बंदा नवाज कि सैर कर दुनिया की फिर ये जिंदगानी कहां, रही ये जिंदगानी तो फिर ये जवानी कहां। इन पंक्तियों से इतना प्रभावित हुए कि हमेशा राहुल सांकरतैन के चरण यात्रा में रहे, कभी रुके ही नहीं। इसीलिए तो उनकी महानतम रचना घुमक्कड़ शास्त्र है। क्या है दोस्तों? घुमक्कड़ शास्त्र है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं? साधारणीकरण। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कहां से कहां चले जाते हैं, याद है तब चला जाता हूं, कोई स्क्रीन पर सामने ऐसे लिख करके नहीं पढ़ाता। पढ़ा क्या रहा हूं? साधारणीकरण भट्टनायक का। और ये बात कहां की कहां पर आकर जुड़ती है, इसको हम पावर ऑफ कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अंतः क्रिया का प्रयोग करना, पावर ऑफ कोरिलेशंस। अंतः क्रिया करके पढ़ाना। अंतः क्रिया का मतलब है पावर ऑफ कोरिलेशन। और पावर ऑफ कोरिलेशन का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता। संसार में ऐसी माताएं कमी हैं जिनकी कुक्षियों से ऐसे पुत्र पैदा हुए हों जो पावर ऑफ कोरिलेशन का प्रयोग करते हों। शिक्षा मनोवैज्ञानिक गेज का कथन है ये, पावर ऑफ कोरिलेशन। पावर ऑफ कोरिलेशन यानी जहां जहां बात जुड़ सकती है, जहां जहां पर उससे संबंधित प्रश्न आते हैं और जो जो दृष्टांत उससे जुड़ सकते हैं, उन दृष्टांतों का प्रयोग करने वाले शिक्षक को अंतः क्रिया करके पढ़ाने वाला शिक्षक कहा जाता है। और ये हर एक के द्वारा संभवा नहीं है, ये असंभवा है दोस्तों। साहित्य जगत अपने आप में असंभवा है। राइट सर। मैं यहां पर रेखांकित कर रहा हूं कृति। इस कृति का मतलब रचना होता है। और दोस्तों इस ती के ऊपर अर्धाक्षर तय प्रयोगित कर दिया जाए तब इस कृति का अर्थ हो जाता है चमड़ा। राइट सर। इतने से क्या फर्क पड़ता है? इतने से डेंगू हो जाता है। राइट। इतने से कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, हो तो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम, होने को कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कवि जनता के दुख दर्द को अपनी सेंसेटिव पावर के सहारे, संवेदन शक्ति के सहारे, संवेदना शक्ति के सहारे आयात कर लेता है, इंपोर्ट कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? इंपोर्ट कर लेता है, आयात कर लेता है। और उसमें स्वयं का दुख, कवि वही तो होता है जिसको स्वयं भी कोई ना कोई दुख हो। तभी तो जयशंकर प्रसाद को लिखना पड़ा। और ये आंसू की पहली पंक्तियां हैं। लोगों ने आंसू नामक कृति की 2-4 पंक्तियां पढ़ी होंगी, मैंने संपूर्ण आंसू पढ़ा है। पहली पंक्तियां सुनिए, प्रसाद क्या कहते हैं? नाविक, अपने आप को नाविक कह रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं, पहले इस बात को आप बखूबी से गौर करें, चूंकि ये पूछा भी गया था। नाविक इस सूने तट पर, उन सूने तट, उनका जीवन का जो तट था वो सूना था। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेलाया। किन लहर, लहर भी उनकी रचना है। किन लहरों में खेल आया। खेल आया का मतलब आप कैप्टन बने, आप नाविक बने। क्या कहता है प्रसाद को सुनिएगा। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया।
इस बीहड़ बेला में, जो जीवन की सबसे खतरनाक समय होता है, जब आपका कोई नहीं होता है, उस समय को बीहड़ बेला कहते हैं। बेला का मतलब समय। इस बीहड़ बेला में, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। समझिए कि जैसा मेरे साथ हुआ है, शायद ही किसी प्राणी के साथ ऐसा हुआ होगा। कौन कह रहा है? जयशंकर प्रसाद को सुनिएगा दोस्तों, मैं आपका बेगाना सा साहिल सर। इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। अब मैं धीरे धीरे मूड में आ रहा हूं, कई दिनों से मैंने पढ़ाया नहीं है। इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया, कोई आया। ये रहस्यवाद है। इस रहस्यवाद, इस मिस्टिसिज्म को मैं समझा दूंगा। ये पंक्तियां निश्चित तौर पर पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। ये पंक्तियां आंसू नामक कृति से हैं। जयशंकर प्रसाद की महानतम रचना आंसू। और छायावाद का तो आधार स्तंभ कामायनी नहीं है, छायावाद का आधार स्तंभ उनकी रचना आंसू है। अगर कामायनी छायावाद का आधार स्तंभ होती तो छायावाद और 15 वर्ष तक चलता। कामायनी 1935 और छायावाद का अंत हो गया 1936 में। कामायनी में छायावाद नहीं, काम आध्यात्मिकता है। काम और आध्यात्मिकता का योग है किसमें? इसीलिए तो उसका नाम कामायनी है। जो छायावाद है वो उनकी कृति आंसू में ही है दोस्तों। और आंसू का रचना काल 1922 है। कुछ लोग 1925 पढ़ाते हैं, उनको ये नहीं पता कि प्रथमतः 67 छंद उन्होंने 1922 में लिखकर छोड़ दिए थे। इसके बाद कुछ और छंद उन्होंने 1925 में जोड़े हैं। राइट, आंसू ही वो करती है जो कि छायावाद का आधार स्तंभ है। तभी तो लिखना पड़ा, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा को लिखना पड़ा, यदि आंसू का प्रकाशन न होता तो छायावाद की भूमि अनिर्दिष्ट रह जाती। यानी हमें पता ही नहीं चलता कि छायावाद क्या है। अगर आप छायावाद को जानना चाहते हैं तो किसको पढ़िएगा? आंसू को। आचार्य शुक्ल, जो कि जयशंकर प्रसाद के घोर विरोधी थे, उन आचार्य शुक्ल को भी आंसू की बड़ाई करनी पड़ी और कहा कि काव्य जगत का ये बहुत बड़ा मोती है। कौन सी रचना? आंसू। धुर विरोधी थे किसके? जयशंकर प्रसाद के। कौन? आचार्य शुक्ल। राइट, इसके बावजूद भी आचार्य शुक्ल को अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ाई करनी पड़ी। किसकी? आंसू की। कि साहित्य जगत की एक अमूल्य निधि है। कौन? आंसू। आंसू तो साहित्य जगत की मणि है। राइट, अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ाई करनी पड़ेगी। लोग मेरी बहुत बुराई करते हैं, लेकिन अंतोगत अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें मेरी बड़ाई करनी पड़ती है कि साहित्य को जिया और अगर पढ़ाया है तो साहिल सर ने पढ़ाया है। और कोई व्यक्ति आ जाए, मैं खड़ा हूं, मैं यहां पर मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, साहित्य की दुनिया में मेरे को मंच साझा करवाया जाए और ऑडियंस के द्वारा प्रश्न पूछे जाएं साहित्य जगत के, और तब ये पता चलेगा कि वास्तव में साहित्य को किसने जिया है। एक मरजीवा है जिसने साहित्य को जिया है। राइट दोस्तों, राइट सर। यहां पर बातचीत, ये पंक्तियां निश्चित तौर पर पूछी जाएंगी जो कि आंसू से हैं। और ये आंसू का पहला असियार है कि नाविक इस सोने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। हर एक कवि ने इन पंक्तियों को क्यों पसंद किया? कारण साधारणीकरण है। इसमें दोस्तों क्या है? साधारणीकरण है। और यहां हर उस युवा की पीड़ा को रेखांकित कर रहा है। कौन? जयशंकर प्रसाद। इसलिए कवि ने अपना दुख भी मिला दिया और आपके दुख को भी रेखांकित कर दिया। तभी तो साहित्य सर लिखते हैं कि कवि उसमें स्वयं का दुख मिलाकर कविता के रूप में निर्यात कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? एक्सपोर्ट कर देता है। और कवि स्वयं निर्व्यक्तिक हो जाता है। निर्व्यक्तिक अवस्था मतलब बिल्कुल हल्का सा हो जाता है, क्योंकि उसने दर्द को क्या कर दिया है? व्यक्त। बात यहां तक होती तो कुछ और थी, सर बात और है। हाँ, इसीलिए तो जयशंकर प्रसाद पर टीएस इलियट का प्रभाव है। सर टीएस इलियट का प्रभाव जयशंकर प्रसाद पर कैसे है? मैं बता रहा हूं। भारतवर्ष में राजस्थान प्रांते भारतवर्षे शिखर स्थाने लोहागर लक्षेत्रे, बाबा साहिलनाथ बता रहे हैं कि टीएस इलियट का बेहतरीन सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता। कौन सा सिद्धांत है? निर्व्यक्तिकता, जो कि आलोचना का एक सिद्धांत है। टीएस इलियट की महानतम कृति है द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, यानी ट्रेडिशन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसमें व्यक्तिगत अक्षमता हो, इंडिविजुअल टैलेंट। और इस कृति में द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में मिस्टर टीएस इलियट एक सिद्धांत देते हैं। कौन सा? निर्व्यक्तिकता का। और ऐसा प्रसाद ने हर जगह निर्व्यक्तिक हुआ है अपनी रचनाओं के मार्फत, अपनी रचनाओं के द्वारा।
कविता के रूप में निर्यात कर देता है और स्वयं कवि निर्वैक्तिक अवस्था में पहुंच जाता है। रचना धर्मिता की इस प्रक्रिया को, बेहतरीन कथन पर गौर फरमाइएगा मैं आपका साहिल सर, कि रचना धर्मिता की इस प्रक्रिया को भट्ट नायक ने पहली बार साधारणीकरण नाम दिया। रचना धर्मिता की इस प्रक्रिया को पहली बार देखा है साजन की आंखों में प्यार नहीं, पहली बार रचना धर्मिता की इस प्रक्रिया को भट्ट नायक ने जो नाम दिया वो साधारणीकरण दिया। राइट सर। अब मैं धीरे धीरे मूड में आऊंगा और मेरी जितनी भी क्लासें होंगी वो इसी ओज संबोधन में होंगी कि साधारणीकरण में जो कथानक होता है, वस्तु का मतलब कथानक, स्क्रिप्ट जो होती है दोस्तों, मैं इसे इरेज कर देता हूं, स्क्रिप्ट। साधारणीकरण में वर्णित जो कथानक या जो भाव उस कविता में या उस गीत में या उस नहड़े में या उस गजल में होते हैं, कविता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैनी टाइप ऑफ द पोइट। साधारणीकरण वर्णित वस्तु भाव मानव की अनुभूति के धरातल पर उतारने में, मानव के हृदय में उतारने के लिए या मानव की अनुभूति के धरातल पर उतारने में वही व्यक्ति सक्षम होता है जिसमें जितनी अधिक सहृदयता होगी। द सेंसिटिव पावर, संवेदन शक्ति खरीदी नहीं जाती, ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है और हर प्रतिभाशाली कवि अपनी संवेदन शक्ति को लेकर के पैदा होता है दोस्तों। और जो कवि जितना अधिक सेंसिटिव होगा उसकी रचना उतनी अधिक कालजयी होगी और उसमें उतनी अधिक संवेदना या संवेदनशीलता का प्रयोग होगा। राइट दोस्तों, राइट सर। आगे बढ़ते हैं। जिसमें जितनी अधिक सहृदयता होगी, यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी गुंजाइश मुझे दिखाई दे रही है। और ये पूछा जाता है कई मर्तबा कि जो साधारणीकरण सिद्धांत है किसका, भट्ट नायक का, वो किस पर अवलंबित है? सहृदय की अवधारणा पर, सहृदय की आधारशिला पर खड़ा है। राइट सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। साहित्यकार की प्रतिभा, थोड़ी देर पहले इस तथ्य का मैंने जिक्र किया, प्रतिभा एक बेहतरीन काव्य हेतु है। काव्य हेतु कितने होते हैं? 3, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। देखो मैं पढ़ा किसको रहा हूं? भट्ट नायक को। लेकिन आप वीडियोस देखिए, जो व्यक्ति जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं केवल उसी पर बातचीत कर सकते हैं, दूसरे टॉपिक पर बात करना उनकी फितरत में और उनकी बस में ही नहीं है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति बात कर ले। ये एक लड़ाकू विमान है जो कहीं भी गोता लगाकर वापस आ जाता है। ये राफेल है जो हर बात को पावर ऑफ कोरिलेशन का प्रयोग कर सकता है। बाकी रट रटा के आते हैं तो वही बात पढ़ाएंगे आपको। सर समझे नहीं, मैं यहां पर 3 काव्य हेतु का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि काव्य हेतु कितने हैं? 3। और काव्य हेतु के प्रतिष्ठापक आचार्य राजशेखर हैं। काव्य हेतु के प्रतिष्ठापक आचार्य राजशेखर हैं। राइट नाउ, राइट सर। साहित्यकार की प्रतिभा का संयोजन, क्योंकि ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है। कौन? प्रतिभा, जिसे प्रारब्ध के नाम से भी जाना जाता है। साहित्यकार की प्रतिभा का संयोजन ही साधारणीकरण को संभव बनाता है। इसके बिना, क्योंकि जब व्यक्ति के पास हो ही नहीं तो करेगा कहां से? यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही है। जिसको इधर उधर का कुछ आता ही नहीं वो कहेगा क्या? तभी तो अंतिम मुगल सम्राट को कहना पड़ा, बहादुर शाह जफर को अपने सेनापति से कहना पड़ा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा है। मुझे रहजनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी रहबरी बोले तो दोस्तों नेतृत्व है। और तब सेनापति स्वयं सामने आया और अपनी गलती स्वीकार की और ये बताया कि मैंने खजाना वहां छिपाया है। इसलिए बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया। दोस्तों किसका प्रयोग किया है? प्रतिभा का। अपने सेनापति से क्या कहता है? जिसने खजाना लुटवा दिया था, एक साजिश रच करके, लोग साजिश रचते हैं, खजाना लुटवा दिया और खुद को बंधवा लिया और राजा तक सूचना पहुंचा दी गई कि खजाना लुट गया और मुझे लोग बांध गए लूटने वालों ने। तब ये पता चल गया कि इसको बहादुर शाह जफर को बुलाया। बोले कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ। आया, बोले बोलो महाराज कि तू ये मत कह, इधर उधर की बात न कर, माजरे की बात कर, मुद्दे की बात कर। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा है। जिस काफिले में सोना चांदी लेके जा रहे थे वो क्यों लूटा है। तू इधर उधर की बात न करिए, बता कि कारवां क्यों लूटा है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, रहजन यानी चोर जो राह में लूट लेते हैं, मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं है। गिला का मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है। आखिर तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी यानी तेरे नेतृत्व का सवाल है। तब
उस सेनापति ने बता दिया कि साहब मुझसे गलती हो गई और मैंने ही खजाना लुटवाया है। तो ये प्रतिभा थी किसमें? बहादुर शाह जफर में। तभी उसने साहित्य का बखूबी प्रयोग किया। गिला डॉक्टर साहिल सर भी कहते हैं, डॉक्टर साहिल सर ने लिखा है, मैंने दहेज बना दानव जैसी चर्चित कविता लिखी जिसकी आज से 22 साल पहले काफी चर्चा हुई। प्रकाशित कविता है मेरी, दहेज बना दानव, वो मेरी पहली कविता थी। गिला पर सुनिएगा आप, न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है। दोस्तों सुनिएगा साहिल सर को, न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है, न कोई गिला है, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिला है। न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है, न कोई गिला है, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिला है। तो गिला का मतलब होता है दोस्तों शिकायत से। गिला का शाब्दिक अर्थ यहां पर क्या है? शिकायत। राइट नाउ फोन बज गया था दोस्तों। साहित्यकार की प्रतिभा का संयोजनी साधारणीकरण को संभव बनाता है। साहित्य भुवनेश्वर प्रसाद की रचना भी है, एकांकी भी है। कारवां, कारवां बोले तो काफिला, अकेला चला था काफिला बनता चला गया, आपने हजारों बार सुना है। पर बहुत सारी बातें हैं जो मैं इनसे आगे जोड़ता हूं। लोग यहां तक का जानते हैं, आपका ये बेगाना सा साहिल सर वहां तक का जानता है। सर समझे नहीं, लोग कहते हैं किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। बात ठीक है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इतना ही कहते हैं। आप साहिल सर को सुनिएगा आप, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी आसमां तो कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। एक आग ऐसी भी होती है जिसमें धुआं नहीं मिलता, एक आग ऐसी भी होती है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये पूरा होशियार है। लोग अधूरे ज्ञान को लेकर के चलने लगते हैं, रास्ते में उलझ जाते हैं। सुनिएगा, साहित्यकार की अनुभूति यानी सेंसिटिव पावर जितनी अधिक होगी वह पाठक की होगी, पाठक का हृदय भी उतनी गहराई से महसूस करेगा, रियलाइज करेगा, और उस कविता को पाठक की आत्मा अनुभूति, आत्म प्लस अनुभूति बनने में देर नहीं लगती, और ऐसी रचना को पाठक या श्रोता गुनगुनाने लगता है, उन पंक्तियों को गाने लगता है कि हमने तुम्हारी आंखों में क्या क्या नहीं देखा, कभी कातिल तो कभी खुदा देखा। ऐसी पंक्तियों को गुनगुनाने लगता है। ये पंक्तियां प्रेमचंद की हैं जो अब मैंने सुनाई है कि हमने तुम्हारी आंखों में क्या क्या नहीं देखा, कभी कातिल तो कभी खुदा देखा। राइट राइट दोस्तों, उसे आत्मा अनुभूति बनने में क्या नहीं लगती? देर नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। यस सर, साधारणीकरण के लिए प्रेक्षक, दर्शक, श्रोता, ऑडियंस का भी क्या होना लाजिमी है? क्या होना लाजिमी है दोस्तों? सहृदय होना जरूरी है। अर्थात मैं तो पैदा ही अर्थात करने के लिए हुआ हूं साहित्य सिद्धांतों को। अर्थात बाकी और भी काम है, जैसा कि सुमन साहिल से कहता हूं कि ओरा ही कामा से आविया, गोरी में तो ओरा ही कामा से आविया पृथ्वीलोक पर। पाठक जितना अधिक संवेदनशील होगा, साधारणीकरण की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगी। कपड़ा जितना अधिक स्वच्छ होगा, पानी उसमें उतनी तेजी से फैलेगा। बात को समझेंगे। पाठक जितना अधिक क्या होगा? सेंसिटिव, संवेदनशील होगा, साधारणीकरण की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगी उसमें। राइट दोस्तों, अगर किसी में वीर रस पैदा करना हो तो कह देना चाहिए कि न खंजर उठेगा न तलवार चलेगी, ये बाजू तो कई मर्तबा आजमाए हुए हैं, तो उसमें वीर रस का परिपाक उतनी ही तेजी से होगा। राइट सर, साधारणीकरण एक उपजीव्य सिद्धांत है। लोग इस लाइन को नहीं पढ़ाते कि उपजीव्य क्यों है, क्योंकि यह सहृदय की अवधारणा पर टिका हुआ है। इसकी जो आधार भूमि है वो सहृदयता है। मैं समझा देता हूं, आप समझिएगा। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो भी एक उपजीव्य ग्रंथ है। सर उपजीव्य ग्रंथ कैसे है? ऐसे है दोस्तों, चूंकि वो रामायण पर अवलंबित है। वाल्मीकि की किस पर अवलंबित है? रामचरितमानस रामायण पर अवलंबित है, तो उपजीव्य ग्रंथ है। और सुनिएगा, सूरदास का जो सूर सागर है वह श्रीमद् भागवत पर अवलंबित है, तो उस पर अवलंबित हो गया तो ये उपजीव्य ग्रंथ है। राइट, और आपकी वजह से कोई जीवन बिता रहा है तो वो आपकी वजह से बिता रहा है तो वो उपजीव्य है। उप का मतलब आपके सहारे से उसका जीवन चल रहा है। जीव में ये प्रत्यय लगा दो, अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? आधा, और क्या बन के तैयार हो गया दोस्तों? जिव्य। राइट सर, और समझा देता हूं मैं आपको, दंत में ये प्रत्यय लगा दो, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दंत,
और ये प्रत्यय लगाने पर किस शब्द की निर्मिति हुई? दंते की। राइट, राइट सर। साधारणीकरण एक उपजीव्य सिद्धांत है, ये कथन बिल्कुल सटीक है और जो कि सहृदयता की अवधारणा अथवा आधारशिला पर टिका हुआ है। राइट, राइट सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। पाठक या श्रोता कविता या नाटक के चरित्रों के अनुसार जब अपने को ढालने लगता है, बहुत ही प्यारी बात है। पाठक या श्रोता कविता या नाटक को के चरित्रों के अनुसार जब अपने को ढालने लगता है, जब आप कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में कोई पृथ्वीराज है तो आप भी थोड़ी देर के लिए बन जाते हो क्या? पृथ्वीराज। और जो आपकी प्रेमिका होती है वो ऐसा लगता है आपको कि वो संयोगिता है। और जब कोई लड़की देखती है तो अपने आप को संयोगिता और उसको पृथ्वीराज समझ ले, साहिल सर समझ ले, कुछ भी समझ ले। पाठक या श्रोता कविता या नाटक के चरित्रों के अनुसार जब अपने आप को ढालने लग जाता है, इस बात को आप ऐसे समझें, आप धर्मेंद्र की फिल्म देख कर निकले तो आप अपने से ताकतवर व्यक्ति को पीट दोगे, बशर्ते शर्त यह कि उसने भी वो फिल्म नहीं देखी हो, नहीं तो तार चूरमू भी काट दे भाई हो। मतलब वो उससे प्रभावित हो जाता है, वैसा ही अपने आप को समझने लग जाता है। कुछ लड़कियां फिल्म और देखकर उसमें फिल्मों में चलना सीख लेती हैं और उसी स्टाइल से चलती हैं थोड़ी देर पर, ऐसा अक्षणिक होता है। पाठक या श्रोता कविता या नाटक के चरित्रों के अनुसार जब अपने आप को ढालने लग जाता है, कुछ लोग अपने आप को देव नाटक में देखकर देवता समझने लग जाते हैं। यकीन मानिए, साहिल सर क्या कहते हैं? यकीन मानिए, या वहां से, इस स्टेज से साधारणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राइट। कुछ लोग कोई नाटक देखकर, कोई फिल्म देखकर, राइट, अपने आप को बाहुबली समझने लग जाता है। तो जहां से वो बाहुबली समझने की कोशिश करता है, यकीन मानिए वहां से साधारणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पर ये भाव किसी व्यक्ति में अक्षणिक होते हैं और किसी व्यक्ति में सार्वकालिक हो जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ करके, राइट, अभी का मतलब है श्रेष्ठ ज्ञान, शकुंतला के बारे में हुआ। शकुंतलम, शकुंतलम में ए प्रत्यय लगा दें तो शाकुंतलम बन जाता है। अभी का मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, किसके बारे में? शकुंतला के बारे में। किसको? राजा दुष्यंत को जब उसका अभिज्ञान हुआ कि अरे रे मैं तो अंगूठी दे के आया था, ये करके आया था। अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़कर शकुंतला जब वियोग में रहती है तो उस वियोग को जब दिखाया गया है कालिदास के द्वारा, तो शकुंतला रोती है। अपन उस काव्य को पढ़ते हैं तो अपने भी आंसू आ जाते हैं। ये आंसू आना ही साधारणीकरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़कर शकुंतला के वियोग में पाठक डूब जाता है। कालिदास में ली छोट आएगा। कालिदास के मेघदूत और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के देवदास को पढ़कर अनगिनत पाठकों ने अनगिनत आंसू बहाए हैं। अनगिनत पाठकों ने अनगिनत आंसू बहाए हैं। यकीनन वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर क्या हो रहा है? साधारणीकरण हुआ है। उस रचना में क्या है? साधारणीकरण है। और साधारणीकरण के बाद की स्टेज को अरिस्टोटल ने विरेचन कहा है। पूरी तरह से विरेचित हो जाना, पूरी तरह से हृदय का मैल साफ हो जाना। राइट, राइट सर। आगे बढ़ते हैं। आंसू मैंने बताई दी, जयशंकर प्रसाद की और छायावाद की प्रतिनिधि रचना आंसू है। लो कामायनी बताते हैं, बावड़े हुए डोलते हैं। 1935 में आई थी कामायनी। अगर कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि रचना होती तो छायावाद 15-20 साल तक और चलता, यानी 1950 तक होता। वो काम आध्यात्म की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भट्टनायक साधारणीकरण के लिए सर्वाधिक योगदान व्यंजना शब्द शक्ति का मानते थे। हालांकि अभिधा का भी इसमें बहुत भारी योग होता है। कुमारिल भट्ट अभिधा के प्रतिष्ठापक आचार्य की बहुत ज्यादा योग होता है। किसका भी? अभिधा का भी। पर भट्टनायक सर्वाधिक योगदान व्यंजना शब्द शक्ति का मानते हैं। और आचार्य आनंद वर्धन ने तो अपने ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना को ही सर्वोपरि घोषित किया है। व्यंजना को ही ध्वनि कहकर पुकारा है। किसने? आचार्य आनंद वर्धन अपनी रचना ध्वन्यालोक में। अपनी रचना कौन सी में? ध्वन्यालोक में। किसको? व्यंजना को ही ध्वनि कहकर पुकारा है। और 3 ध्वनियां मानी है, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। वस्तु ध्वनि अभिधा काव्य में होती है, अलंकार ध्वनि वीर काव्य में यानी मध्यम दर्जे के काव्य में होती है, और जिसमें श्रृंगार होता है उसमें रस ध्वनि होती है, वो उत्तम काव्य होता है। राइट। बेहतरीन बातें बताई हैं कि आनंद वर्धन ने कितनी ध्वनियां मानी है? 3 मानी है। लोग देख देख के पढ़ाते होंगे। मैं तो इस समय साधारणीकरण पढ़ा रहा हूं और बातचीत किसकी कर रहा हूं? ध्वनि की। ये मेरा अहम नहीं, ये मेरी
उस योग्यता जो आपको मैं परोस रहा हूं, वो संवेदन शक्ति जो आपके लिए जरूरी है और काबिल गौर है, उसको परोस रहा हूं। कितनी ध्वनियां मानी है? 3। ध्वनि किसको कहकर पुकारा आनंदवर्धन ने? व्यंजना सब शक्ति को। कितनी ध्वनियां मानी? 3। रस ध्वनि में उत्तम काव्य, व्यंजना सब शक्ति। दूसरी उन्होंने मानी अलंकार ध्वनि, जिसमें वीर रस से रचित काव्य रचा जाता है। तीसरी ध्वनि मानी उन्होंने वस्तु ध्वनि, जिसमें अभिधा प्रकार का काव्य, अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित काव्य रचा जाता है। रस ध्वनि में व्यंजना सब शक्ति, अलंकार ध्वनि में लक्षणा सब शक्ति और वस्तु ध्वनि में अभिधा सब शक्ति का योगदान होता है। राइट दोस्तों? राइट सर। साधारणीकरण की प्रक्रिया जब प्रेक्षक में शुरू हो जाती है, प्रक्रिया शुरू होते ही पाठक एक विलक्षण भाव दशा में पहुंच जाता है। विलक्षण, अलौकिक। वो अपना दुख भूल जाता है, अपनी उम्र भूल जाता है, अपना ऋण भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और क्या होता है देखिए, विलक्षण भाव दशा में पहुंच जाता है। इस अवस्था में अपने प्राय का भेद स्वतः समाप्त हो जाता है, यत्र तत्र का बोध स्वतः समाप्त हो जाता है। और कवि का जो विषय है नितांत उसका रहते हुए, उसका किसका? कवि का है। विषय तो किसका है? कवि का है। दर्द कवि का है। कवि का विषय रहते हुए भी वो विषय सबका विषय बन जाता है। किसका विषय बन जाता है? सबका। जैसे त्रिलोकी के नाथ भगवान कृष्ण कहते हैं राधा से, राधा जब मुंह सुझा लेती है तो नाराज हो जाती है, तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे राधे, मैं सबका होकर भी सबका नहीं हूं, आखिर तेरा हूं। सबका होकर भी सबका नहीं हूं, आखिर तेरा हूं। तो वही बात है कि वो विषय तो कवि का है, कवि का रहते हुए भी सबका विषय बन जाता है। और ये बनना ही मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये बनना ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है। ये बनना ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण। और आगे बढ़ते हैं। यस सर। आचार्य अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण पर विचार करते हुए अभिनव भारती में लिखते हैं, अपने ग्रंथ अभिनव भारती हमने पढ़ा भी है। भरत मुनि के रस सूत्र के 4 समर्थ व्याख्याताओं में जो चौथे नंबर पर विराजमान है वो कौन है? अभिनव गुप्त। तो उन्होंने अभिनव भारती में विचार किया है कौन से तथ्य पर? साधारणीकरण। क्योंकि साधारणीकरण सिद्धांत अभिनव गुप्त से पहले वाले आचार्य भट्टनायक दे चुके हैं, तब इन्होंने के बारे में लिखा है। अगर ये सिद्धांत इनके बाद का होता तो ये विचार ही कहाँ करते? इनको तो पता ही नहीं होता। जैसे केशव को ही नहीं पता। सर केशव को क्या नहीं पता कि आने वाली पीढ़ी उसे रीतिकाल का प्रणेता कहेगी? ये पता ही नहीं है किसको? केशव को। केशव चले गए और आज हम उसे रीतिकाल का क्या कहते हैं? प्रणेता कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि वो भक्ति काल की पैदाइश हैं और भक्ति काल के बाद चले गए रीतिकाल की शुरुआत से पहले, और आलोचकों ने उन्हें रीतिकाल का प्रणेता माना। तभी तो साहिल सर कहते हैं कुछ लोग अपने समय से बहुत आगे होते हैं और कुछ लोग अपने समय से बहुत पीछे होते हैं। वो कभी अपने वर्तमान में श्वास ही नहीं लेते। कुछ लोग पृथ्वीलोक पर ऐसे भी होते हैं। क्या कहते हैं अभिनव भारती में? साधारणीकरण स्थायी भावों का होता है। बहुत ही बेहतरीन कथन है और ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा। साधारणीकरण विभाव का होता है, अनुभाव का होता है, या व्यभिचारी भावों का? स्थायी भावों का होता है। ऐसा मानना अभिनव गुप्त का है, शुक्ल का मानना नहीं है। ऐसा स्थायी भावों का होता है। और उस स्थिति में स्वार्थ का जो संसर्ग मनुष्य में होता है वो समाप्त हो जाता है। मनुष्य स्वार्थी होता है। मैं नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। अगर मैं स्वार्थी होता तो मैं साहित्य पढ़ा ही नहीं पाता। मनुष्य में जो स्वार्थ का संसर्ग है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में जब उसके स्थायी भावों का क्या हो रहा हो? साधारणीकरण। स्वार्थ दूर हो जाता है, अपना पराय का भेद दूर हो जाता है, ममत्व परत्व का बोध दूर हो जाता है, यत्र तत्र की धारणा स्वतः समाप्त हो जाती है। यत्र तत्र अपनत्व परत्व ममत्व परत्व का बोध, स्वार्थ का जो संसर्ग मनुष्य के साथ लिपटा रहता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। और जब मनुष्य में स्वार्थ को निकाल दिया जाए तो वो ईश्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? ईश्वर। इसीलिए तो कवि ईश्वर रूप होता है अपने आप में। मैं समझाऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में कि कवि ईश्वर रूप कैसे होता है। क्योंकि कवि का आदेश ईश्वर को भी स्वीकार करना पड़ता है। तभी तो कवि, दुर्वासा कवि थे, उनके आदेश को ईश्वर भी स्वीकार करते थे। सनकादि ऋषि के आदेश को स्वीकार करते थे। तभी तो लिखा हनुमान चालीसा में, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। राइट। संसर्ग समाप्त हो जाता है। सुख दुख की चेतना स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त। निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा ये भी बता दूं? बता दो सर, लगता बाडा ही बता दो कि अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण निम्नांकित में से किसका माना है? विभाव का, अनुभाव का,
स्थायी भावों का या व्यभिचारी भावों का? तो किसका माना है? स्थायी भाव का इन्होंने माना है। किसने? अभिनव गुप्त ने। सिद्धांत किसका है? भट्टनायक का। ये भट्टनायक के सिद्धांत पर विचार कर रहे हैं। राइट दोस्तों? राइट सर, आगे बढ़ें। यस सर। हिंदी के रसवादी आलोचक शुक्ल। रसवादी हैं कौन? आचार्य शुक्ल। लोग रस की बुराई करते हैं। लोग मेरे को कहते हैं कि साहिल सर तो रसिया हैं। रसिया भगवान है, मैं रसिया हूं। आचार्य शुक्ल भी क्या है? रसिया ही हैं। रस ही काव्य की आत्मा है। भरतमुनि भी रसियाई हैं, वो भी रस को ही महत्व देते हैं। आचार्य विश्वनाथ भी रसियाई हैं और बिहारी भी रसियाई हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को रास लीला करनी पड़ी। जब लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं, राइट, ये आरोपवाद भट्टलोलट वाला आरोपवाद नहीं है। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि रस में पढ़ाते हैं। रस ही काव्य की आत्मा है। जो रस में नहीं पढ़ाता वो पढ़ाने का अधिकारी विद्वान ही नहीं है। तभी तो भगवान कृष्ण ने रास लीला की। कब? शरद पूर्णिमा के दिन क्या की? रास लीला। इस कथानक को भी आपको मैं कभी, इस स्क्रिप्ट को भी कभी ना कभी बताऊंगा। इस समय तो बहुत सारी बातें मैंने आपसे की हैं, इसलिए समय की डिमांड है कि मैं इसको पढ़ाऊं। रसवादी आलोचक। पहली बात तो लोगों को यहां तक नहीं पता होता कि शुक्ल रसवादी हैं, अलंकारवादी हैं, या ध्वनिवादी हैं, या औचित्यवादी हैं। राइट। रसवादी आलोचक कौन? शुक्ल ने लिखा है। तभी तो वो इतिहास लिख पाए आचार्य शुक्ल, क्योंकि वो संवेदनशील थे। सेंसिटिव पावर थी उनमें, समझने की शक्ति थी। वो मानव चित्तवर्तियों को समझते थे। इसीलिए तो साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने मानव की चित्तवर्तियों का इतिहास कहा है। लिखा है, क्या लिखा है? साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। और दोस्तों ये भी पूछा गया था, सर समझे नहीं, विभाव फिर क्या होता है? अनुभाव, व्यभिचारी भाव। राइट। विभाव, विभाव कितने होते हैं? 2। आलंबन विभाव, विभाव कितने होते हैं? 2। आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो आचार्य शुक्ल हैं दोस्तों, वो साधारणीकरण कौन से तत्व का मानते हैं? आलंबनत्व धर्म। मैं समझा देता हूं। अगर राम सीता को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं तो सीता यहां पर आलंबन है। तो सर राम क्या है? आश्रय है। जिस व्यक्ति के मन में भाव जगते हैं वो कहलाता आश्रय। तो भावों का आश्रय जिस हृदय में होता है वो कहलाता है आश्रय, और जिसके प्रति हो रहा है वो कहलाता है आलंबन। उद्दीपन का नहीं होता, केवल और केवल किसका होता है? आलंबनत्व धर्म का। ऐसा मानना है किसका? आचार्य शुक्ल का। साधारणीकरण दोस्तों किसका? आलंबनत्व धर्म का होता है, अर्थात विभावों का। और विभाव में भी पहले विभाव का। पहला विभाव कौन सा है? आलंबन। हिंदी के रसवादी आलोचक बाबू गुलाब राय, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास लिखा है? सुबोध इतिहास। जिनका एक कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में है। क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में? कि आचार्य शुक्ल से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 नहीं अपितु 21 हैं। सुनिएगा कथन बाबू गुलाब राय का कि आचार्य शुक्ल से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 नहीं अपितु 21 हैं। उन्हें बालुई मिट्टी में से तेल निकालने की कला आती है। उन्हें मतलब द्विवेदी जी को उन्हें बालुई मिट्टी में से तेल निकालने की कला आती है। उनका दोष और उनका संस्कार केवल इतना है कि वो समय से बाद में पैदा हुए, शुक्ल के बाद में पैदा हुए। राइट। प्रतिभा बहुत ज्यादा थी किसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी में। हालांकि उनकी प्रतिभा को ठीक रूप से रेखांकित नहीं किया गया। आलोचक, हिंदी के रसवादी आलोचक बाबू गुलाब राय ने लिखा है, पाठक या श्रोता में जब साधारणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब वह लौकिक स्थूलता, मतलब अपनी ताकत इत्यादि, कि मैं क्या हूं, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास गाड़ी बंगला मोटर कार क्या है, इसको कहते हैं लौकिक स्थूलता। अनुभव की कटुता, जो जीवन के पिछले समय के दरमियान उन्हें कोई कटु अनुभव मिला, अनुभव की कटुता। और जीवन की जो तीक्ष्णता जो उसने पिछले समय में झेली है, और जीवन का जो रूखापन है, रुक्षता, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है और मनुष्य एक लौकोत्तर सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है, एक उच्चतर सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है उसकी आत्मा। ऐसा कहा किसने? बाबू गुलाब राय का कथन है। सुनिएगा, फिर से गौर फरमाइएगा। पाठक या श्रोता में जब
साधारणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब वह लौकिक स्थूलता, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, अनुभव की कटुता कि मेरे साथ पिछले समय में क्या हुआ था, और जीवन की जो तीक्ष्णताएं, विषमताएं हैं, जीवन के जो दंश हैं, जीवन का जो रूखापन है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बाबू गुलाब राय। यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी के प्रख्यात रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र। आपने शुक्ल का नाम सुना, नगेंद्र का नाम सुना, गुलाब राय का नाम सुना, ये सारे रसवादी हैं, और साहिल सर भी रसवादी हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की शिष्य परंपरा में आता हूं। आपका मैं बेगाना सा साहिल सर, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो कि हिंदी आलोचना में पाठालोचना आलोचना के जनक हैं, उनकी शिष्य परंपरा में ही आते हैं। कौन? आपके साहिल सर। पाठालोचन जो कि आलोचना का एक प्रकार है, इसके जनक हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। उनकी शिष्य परंपरा में विराजमान हूं। हिंदी के प्रख्यात रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, काव्य के मंथन से अथवा काव्य के सत्वन से काव्य का रस निकाला जाए आलोचना के द्वारा, या सत्वन रस निकालने से पाठक या श्रोता को रसानुभूति की सामान्य अवस्था में पहुंच जाता है। और द्वैत, ये अलग है, मैं अलग हूं, वो अलग है, वो अलग है, द्वैत का भाव स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। द्वैत का भाव समाप्त होने का मतलब पाठक या श्रोता में क्या शुरू हो जाता है? अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद शुरू हो जाता है। सुनिएगा सर, सुनाइएगा। काव्य के मंथन से या सत्वन से पाठक या श्रोता रसानुभूति की सामान्य अवस्था में पहुंच जाता है, और द्वैत का भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। और साधारणीकरण पाठक के मन में अथवा प्रेक्षक के मन में कवि की अनुभूति का होता है। बहुत बड़ी बात कह दी किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। सर मतलब ये ठंडा मतलब कोला नहीं, इसका मतलब समझे आप। मतलब ये कि कवि जैसा सोचता है वैसा ही जब पाठक भी सोचने लग जाए, और सुनिएगा, कवि जैसा महसूस करता है वैसा ही जब पाठक या श्रोता या दर्शक या ऑडियंस या प्रेक्षक महसूस करने लग जाता है, यकीन मानिए वहां साधारणीकरण होता है। अस्तु नगेंद्र के हिसाब से कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। शुक्ल के हिसाब से आलंबनत्व का साधारणीकरण होता है, और अभिनव गुप्त के हिसाब से स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। दोस्तों, मैंने एक कोशिश की है आपके लिए, ये तो आप तय करें कि मैं कितना सफल हूं और कितना असफल हूं। ये तय करने का अधिकार मैं मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे सुनने वालों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों पर छोड़ देता हूं। ये आप तय करिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर आपको पुनः नमस्कार करता हूं। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज तो पूरी कॉलोनी